जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत कि वो कौन कौन से। आज हम इसी एक ही वीडियो में इन सभी को देख लेंगे। तो इसके अंदर प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी वृत्तांत, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, तो ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास है। इस इतिहास को जानने के यानी कि हमारे जो इतिहासकार हैं प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने के लिए कौन कौन से स्रोतों का प्रयोग करते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उन पर कैसे उनके द्वारा लिखा जाता है। तो जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है इसको लिखने के लिए हमारे इतिहासकारों ने जो प्रयोग करते हैं तो वो प्रमुख 3 प्रकार के हैं, या कहें कि जो हमारे इतिहास लिखने के लिए, प्राचीन भारत के इतिहास लिखने के लिए जो स्रोत है जो हमको मिलते हैं वो 3 प्रकार में हमारे इतिहासकारों ने उनको बांटा है। उनके अंदर जो बांटा है उनमें पहले नंबर पर बांटा है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, तो ये पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं कि ये वो स्रोत होते हैं जो कि प्राचीन समय, प्राचीन काल, जो प्राचीन समय है उसी समय से दबे आ रहे हैं। जैसे कि पुरातात्विक स्रोतों में अवशेष हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, अभिलेख हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारा दूसरा जो पुरातात्विक जो स्रोत है वो होता है साहित्य स्रोत, और जो तीसरा ठीक उसी प्रकार जो हमारा पुरातात्विक स्रोत होता है वो है विदेशी स्रोत। तो हम इन प्रत्येक को देखेंगे। जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, इन पुरातात्विक स्रोतों को भी हमारे इतिहासकारों ने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा। मुख्य रूप से इनको 4 भागों में बांटा है पुरातात्विक स्रोतों को। तो इन पुरातात्विक स्रोतों में जो पहले नंबर पर आता है वो आता है अभिलेख। तो अब ये अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख वो होते हैं जो प्राचीन समय में, प्राचीन काल में जो उस समय के लोग थे उन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा। जैसे कि कोई राजा है वो अपने द्वारा लिखवाते हैं अभिलेख, यानी कि जो उस राजा ने जो कार्य किए वो लिखवाता था। वो किसी पत्थर पर हो सकते हैं या किसी लोहे पर हो सकते हैं या किसी भी ऐसी वस्तु जहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ये अभिलेख है ना, जो लिखे गए या किसी व्यापारी द्वारा लिखे गए या किसी राजा के द्वारा लिखे गए, इन अभिलेख जो कि प्राचीन भारत में जो अभिलेख सबसे पहले मिलते हैं हमको वो है सम्राट अशोक के, जो मौर्य वंश का जो शासक था सम्राट अशोक, तो उनके सबसे पहले हमको अभिलेख मिलते हैं। उन्होंने अपने अभिलेखों में जो कि अपने साम्राज्य या अपने धर्म के बारे में प्रचार किया। तो अभिलेख हमको पत्थर पर मिल सकते हैं, पत्थर पर कुछ लिखावट, उसी को हम अभिलेख कह सकते हैं। या उसी समय जो राजा थे ना, वो राजा दान दिया करते थे, तो वो दान जब भूमि का दान देते थे तो भूमि प्रमाण के तौर पर एक अभिलेख लिखा जाता था ताकि उसे प्रमाणित किया जा सके कि ये जो ज़मीन है ये इस व्यक्ति को दान में दे दी गई है। तो जो तांबा है उस तांबा की एक पट होती थी, उस पट पर अभिलेख लिखा जाता था, यानी कि कुछ लेख लिखा जाता था उस पट पर। तो ये अभिलेख प्रमुख 3 प्रकार के अभिलेख होते थे। जो प्राचीन काल में अभिलेख मिले हैं वो प्रमुख 3 कैटेगरी के हैं, या कहें कि 3 प्रकार के हैं। इनके अंदर जो पहला है वो अभिलेख आता है हमारा सरकारी अभिलेख। अब ये सरकारी अभिलेख जैसे कि कोई राजा है, वो राजा अपने साम्राज्य के अंदर किसी चीज़ का अपना जो धर्म है उसका प्रचार करता है, या कहें कि जो उसका समाज था या उसकी जो जनता थी वहाँ पर नियम कानून बताने के लिए लिखवा सकता है। यानी कि जो सरकारी अभिलेख है वो सरकार के द्वारा, यानी कि उस समय की जो प्राचीन भारत में जो सरकार थी वो राजा की थी, यानी कि जो राजा लिखवाता था, जो राजकीय कार्यों के द्वारा, राजकीय कार्यों से लिखे जाते थे वो थे हमारे सरकारी अभिलेख। अब जो सरकारी अभिलेख के अलावा जो अभिलेख मिलते हैं वो मिलते हैं हमको निजी अभिलेख। अब ये निजी अभिलेख है ना, जो किसी निजी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता था या कहें किसी व्यापारी द्वारा लिखा जाता था। जैसे कि किसी मंदिर में कोई मूर्ति का दान में दी, कोई मूर्ति जो व्यक्ति दान देगा तो उसके बारे में जो मंदिर का जो मुखिया है वो उसके बारे में अभिलेख लिखाएगा, या कहें कि किसी ने दान दिया उसके बारे में, या किसी जो निजी व्यक्ति से संबंधित हो
किसी एक व्यक्ति से संबंधित हो तो, या किसी एक समूह से संबंधित हो, वो निजी अभिलेख। इनके अलावा जो अभिलेख है प्राचीन भारत को जानने के, वो विदेशों में भी हमको मिले हैं। विदेश यानी कि जो प्राचीन हमारे अभिलेख है वो विदेशों में मिले हैं। वो कैसे हो सकते हैं कि एक जो साम्राज्य था दूसरे साम्राज्य के बीच संधि के अभिलेख हो सकते थे, या जो एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य, यानी कि ये साम्राज्य है और एक ये है, तो इनके बीच में जो संधि होती थी, या कहें इनकी सीमा निर्धारण, या कहें इनसे बातचीत की जाती थी, इस प्रकार के अभिलेख को हम विदेशी अभिलेखों की श्रेणी में रखते हैं। अब अभिलेख के बाद में आता है, अभिलेखों के बाद में आता है वो आते हैं सिक्के। अभिलेखों के बाद में सिक्के आते हैं पुरातात्विक स्रोतों में। अब ये सिक्के अलग अलग समय में अलग अलग लोगों द्वारा या अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग राजाओं द्वारा चलाए गए। तो हमको उस सिक्के के काल निर्धारण से पता चल जाता है कि मान लो कि सिक्का चलाया गया तो वो कब से कब तक चला। ये सिक्का जहाँ जहाँ मिला तो माना जाएगा कि ये साम्राज्य वहाँ तक विस्तार है। तो इस सिक्के मिलते हैं। इसके बाद में स्मारक या भवन, मंदिर से भी हमको जो प्राचीन भारत का है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे कि उत्तर भारत में अलग प्रकार की शैली से मंदिर बनाए जाते थे, जिसे नागर शैली कहा जाता था। ठीक उसी समय दक्षिण भारत में अलग शैली से मंदिर बनाए जाते थे, जिसे द्रविड़ शैली कहा जाता था। तो जो ये स्मारक या भवन है, इससे भी हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसको जानने में हमको सहायता मिलती है। इनके बाद में पुरातात्विक स्रोत है, उनके अंदर आते हैं अवशेष। अवशेष वो है जो प्राचीन समय से ही दब गए थे, या कहीं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का हम जैसे उत्खनन करते हैं तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। उन अवशेषों में भवन निर्माण किस प्रकार हुआ था, या कहीं सड़क निर्माण किस प्रकार हुआ था, वहाँ पर जो संस्कृति किस प्रकार थी, वहाँ पर किस प्रकार के आभूषण पहने जाते थे, या किस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता था, तो अवशेषों में मिल सकता है। अवशेषों में किसी के जीवा अवशेष हो सकते हैं, किसी की हड्डियाँ हो सकती है, तो ये अवशेष होते थे। इनके बाद में आता है वो आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्य स्रोत, तो साहित्य स्रोत है ना, इसको प्राचीन भारत के साहित्य स्रोत है, इसको प्रमुख दो भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया धार्मिक साहित्य और दूसरा बांटा गया धर्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य। जो ये धार्मिक साहित्य होते थे ये किसी धर्म विशेष से संबंधित होते थे। जैसे कि ये धार्मिक साहित्य किसी एक धर्म से संबंधित होते थे, जो धार्मिक साहित्य। फिर होता है धर्मोत्तर साहित्य। ये धर्मोत्तर साहित्य जैसे कि उस समय की राजनीति से संबंधित होते थे, उस समय के समाज से, उस समय की संस्कृति से। ये धर्मोत्तर साहित्य मुख्य रूप से संस्कृति, समाज, राजनीति से संबंधित होते थे, और ये धार्मिक साहित्य किसी धर्म से संबंधित होते थे। तो जो धार्मिक साहित्य है, प्राचीन भारत को जानने के जो साहित्य स्रोत है उसके अंदर धार्मिक साहित्य है, ये धार्मिक साहित्य को हमारे इतिहासकारों ने प्रमुख 3 भागों में बांटा है। तो वो प्रमुख 3 भाग है। एक तो ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य स्रोत, यानी कि जो ब्राह्मणों ने या जो साहित्य स्रोत है वो बांटे गए इस ब्राह्मण साहित्यों में। जैसे कि ऋग्वेद, जो हमारे यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, पुराण, महाकाव्य, इनको शामिल किया जाता है। इनके बाद में जो धार्मिक साहित्य हैं वो आता है बौद्ध धार्मिक साहित्य। बौद्ध धार्मिक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म में जैसे कि त्रिपिटक, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म में होते हैं। ठीक इसी प्रकार जैन धर्म, जो जैन धर्म है उनके जैन धर्म में जो हमें साहित्य मिलते हैं वो, तो इनके द्वारा भी हमको प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। फिर इनके बाद में आता है धर्मोत्तर। धर्मोत्तर जो कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के समाज, वहाँ की राजनीति से संबंधित होते हैं। तो धर्मोत्तर साहित्य को हमारे इतिहासकारों ने 2 भागों में बांटा है प्रमुख। एक तो पहला भाग है वो है स्थानीय स्रोत, फिर दूसरा है राजकीय स्रोत। तो ये राजकीय स्रोत है ना, जो कोई राजा है उस राजा का राजकवि है, तो वो राजकवि उस राज्य के बारे में लिखता था, या कहें कि वो जो राजकवि था
राजकवि था वो उस राजा की जीवनी के बारे में लिखता था। यानी कि जो ये राजकीय थे ना, ये राजकीय किसी राज्य से संबंधित थे, उस समय की जो सरकार से संबंधित थे। अधिकतर जो राजकीय जो साहित्य हैं ये किसी राज्य के राजकवियों द्वारा लिखे गए, जिसके अंदर उस राज्य का वर्णन किया गया, या कहें कि उस समय के उस राजा का वर्णन किया गया, उसके बारे में बताया गया। इसके बाद में आता है धर्मोत्तर साहित्य में स्थानीय स्रोत, स्थानीय कथा, या कहें कि स्थानीय इतिवृत्त, जो किसी एक स्थान विशेष पर कहानियों के रूप में प्रचलित है। तो उस कहानियों में कुछ तो झूठ होता है, कुछ सच्चाई होती है, उस कहानियों में कुछ सच्चाई होती है। तो उस कहानियों के आधार पर भी, उस कहानियों से भी हमको प्राचीन भारत को जानने में सहायता मिलती है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा अगला प्राचीन भारत को जानने का स्रोत है वो है विदेशी स्रोत, जिसके अंदर विदेशी वृत्तांत, यानी कि जो विदेशी लेखक थे, विदेशी लोग थे, विदेशी लिखने वाले थे, वो भारत में आए। वो भारत में आए, उनके आने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कोई शिक्षा के लिए आया, कोई किसी धार्मिक उद्देश्य आया, कोई किसी राजा जो विदेशी आक्रांता था उसके साथ भारत आया। तो इस जब विदेशी भारत में आए तो उन्होंने भारत के बारे में लिखा तो हमको उनके जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने वृत्तांत लिखा, उनसे भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारे इतिहासकारों ने जो विदेशी वृत्तांत है उनको 3 भागों में बांटा, या कहेंगे जो विदेशी स्रोत है जिनसे हमको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है, उनको 3 भागों में बांटा। इनके अंदर जो पहला भाग है वो है यूनानी। जो यूनानी लेखक थे ये प्राचीन भारत से भारत में आते रहे हैं और उन्होंने भारत के बारे में लिखा है। जैसे कि सिकंदर आया, तो सिकंदर के साथ कुछ यूनानी कवि भी आए, वो भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की, और जो उनके वृत्तांत थे उनके अंदर भारत के बारे में लिखा। तो जो यूनानी थे, जैसे कि मेगस्थनीज जो इंडिका है, उसके अंदर जो भारत के जो मौर्य वंश है उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर विदेशी स्रोतों में दूसरा आता है, विदेशी वृत्तांतों में दूसरा नंबर पे आता है वो है चीनी वृत्तांत, चीनी स्रोत। अब ये चीनी थे, जो चीनी लेखक थे, या कहें कि चीनी लेखक तो नहीं थे, चीनी जो लोग आए वो अधिकतर बौद्ध भिक्षु थे। उनका उद्देश्य बौद्ध धर्म को जानना था। जो भिक्षु आए, या कहें चीनी जो लेखक आए, उनमें अधिकतर बौद्ध भिक्षु थे। वो भारत में आए, उनका एकमात्र उद्देश्य था बौद्ध धर्म के बारे में जानना। तो इन चीनी लेखकों ने जो अपने वृत्तांत है उनके अंदर लिखा, तो उनके वृत्तांतों में हमको बौद्ध धर्म की प्रधानता मिलती है। यानी कि इन लेखकों ने बौद्ध धर्म के बारे में अधिक लिखा, या कहें कि बौद्ध धर्म के पक्ष में हो ऐसी बातें लिखी। इनके बाद में आता है अरबी। जो अरबी है ना, अरबी जैसे ही अरब जो प्रायद्वीप है, या कहें कि जो अरब का क्षेत्र है, वहाँ से जो आक्रांता भारत आए, या कहें कि उससे पहले लगभग 8वीं शताब्दी से ही भारत के बारे में इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने भारत के बारे में, ये भारत में रहे, भारत में अलग अलग समय पे आए और इन्होंने भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की, भारत के बारे में जाना, और इन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो ये हो जाते हैं अरबी साहित्य। तो इसके अंदर हमने जो प्राचीन भारत के जानने के स्रोत है उनकी एक जो मोटे मोटे रूप में बताया। अब जो हमारे इससे पहले की जो सीरीज चल रही है प्राचीन भारत की सीरीज, तो उस सीरीज हमारी जो 5 सीरीज हो गई है, उनके अंदर हमने जो सीरीज नंबर जो 3 है उसके अंदर पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया है। जो सीरीज नंबर 4 है उसके अंदर साहित्य स्रोतों के अंदर बारीकी से बताया है, और जो सीरीज नंबर 5 है उनके अंदर विदेशी स्रोतों के बारे में बहुत बारीकी से बताया है। इनके अलावा जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगी, उनके जरिए आप उसके अंदर आ सकते हैं, उनके अंदर इनके नोट्स मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं।
जय हिंद।